नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम चंद्रशेखर है। आज के सेशन में हम लोग श्रम और रोजगार से संबंधित जो खबरें चर्चा में रही हैं उस पर चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी खबरें हैं। इससे पहले की कड़ी आप लोगों ने देख लिया है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, और ये सर्वेक्षण किया है एनएसएसओ ने। इसकी शुरुआत एनएसएसओ के द्वारा 2017 यानी कि अप्रैल 2017 में किया गया था। ये सर्वेक्षण क्या कहता है? सर्वेक्षण ये कहता है कि 2023 में वैश्विक बेरोजगारी की दर जो रही थी 5.1%, उसके मुकाबले भारत में बेरोजगारी की दर 3.1% है, यानी कि 2% का अंतर देखने को मिल रहा है। और चूंकि सर्वेक्षण किया गया है तो सर्वेक्षण के लिए कोई मानदंड तो होंगे या संकेतक होंगे जिसके आधार पर किया गया है। तो 3 इसके संकेतक हैं। पहला है WPR, ठीक है। अब WPR का मतलब वीक फॉर परफॉर्मेंस रिपोर्ट नहीं है जो संस्थाओं में दी जाती है, जो कार्य करते हैं। इसका मतलब है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, LFPR, यानी कि लेबर फोर्स पॉपुलेशन रेशियो को ये बता रहा है। तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है WPR का कुल जनसंख्या में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का प्रतिशत। कुल जनसंख्या में से जिन व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है और जिनको नहीं मिला हुआ है, तो केवल हम ये देख रहे हैं कि पूरी जनसंख्या में से कितने लोगों को रोजगार मिला है, उनका प्रतिशत। फिर लेबर फोर्स पॉपुलेशन रेशियो की जब हम बात कर रहे हैं तो आबादी में जो श्रम बल है, श्रम बल में शामिल व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है। लेकिन इसमें कौन कौन व्यक्ति शामिल हैं? जो कार्यरत हैं, या फिर वे व्यक्ति जो रोजगार की तलाश में हैं, या फिर उपलब्ध हैं रोजगार के लिए। जो व्यक्ति रोजगार के लिए उपलब्ध हैं, इन तीनों को शामिल किया जाता है। या लगा है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इसका मतलब यह है कि श्रम बल में शामिल कुल लोगों में से बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है। ठीक है, इससे संबंधित जो बातें थी वो आप लोगों ने समझ लिया। अब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट भी प्रकाशित हुई, और रिपोर्ट इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024, और उसमें ये कहा गया है कि प्रत्येक 3 व्यक्ति, ठीक है, जो बेरोजगार है, प्रत्येक 3 व्यक्ति युवा है। प्रत्येक तीसरा व्यक्ति युवा है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हर 3 बेरोजगार व्यक्तियों में से 1 व्यक्ति युवा है। तो ये समस्या है भारत के लिए। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी रिपोर्ट प्रकाशित किया गया, साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट जॉब्स एंड रेजिलेंस। इस रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि भारत में महिलाओं के लिए औसत से कम रोजगार के अनुपात उपलब्ध हैं। ठीक है, तो ये दोनों रिपोर्ट भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इससे संबंधित जो बातें थी हम लोगों ने देख लिया। आगे बढ़ें, अगली न्यूज़ क्या है? गिग इकॉनमी की न्यूज़ है। भारत गिग इकॉनमी कहा जा रहा है और गिग वर्कर भी इससे संबंधित है। तो जितने भी व्यक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित सेवाएं देते हैं और जिनके जॉब संविदा पर हैं, या जो एक केवल कॉन्टेक्स्ट बेस पर काम कर रहे हैं, उन्हें हम कहेंगे कि ये गिग वर्कर हैं। जैसे आप जोमेटो उससे सामान खाना मंगाते हैं, या फिर आप किसी अन्य ब्लिंकिट से कह लीजिए, या फिर आप ई-कॉमर्स की बात कर लीजिए। ये सभी जो प्लेटफॉर्म हैं, इन पर जो डिलीवरी का काम करते हैं, इनकी जॉब अस्थाई नहीं होती। अगर जितनी टिप आई उसके हिसाब से ये डिलीवरी करेंगे और उसके हिसाब से इनको पैसा मिल जाएगा। न तो इन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलती है और न ही इनके जॉब अस्थाई होते हैं। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित सेवाएं देने वाले लोगों को कहा जा रहा है कि ये गिग वर्कर हैं। ठीक है, अब गिग वर्कर के संदर्भ में क्या कौन सी न्यूज है? कर्नाटक प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर सामाजिक सुरक्षा और कल्याण विधेयक का मसौदा कर्नाटक सरकार ने जारी किया है। तो ये सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित मसौदा है। अब चूंकि भारत में गिग इकॉनमी को लेकर के लगातार चर्चा हो रही है, तो भारत में गिग इकॉनमी के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों को समझना ज़रूरी है। यहाँ से सवाल बन सकते हैं। वेतन संहिता 2019 है और 2019 में कुछ प्रावधान किए गए हैं, और ये कहा गया है कि सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन उन्हें प्रदान किया जाएगा, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि फ्लोर वेजेस या पारिश्रमिक उपलब्ध कराया जाएगा। तो फ्लोर वेजेस का मतलब ये है कि मान लीजिए वर्तमान समय में 178 रुपये निर्धारित है
कि इससे कम आप वेजेस नहीं देंगे प्रतिदिन के हिसाब से। तो प्रतिदिन के हिसाब से जो सरकार ने निर्धारित किया है, केंद्र सरकार ने, ये सभी राज्यों को लागू करना है, यानी कोई राज्य इससे कम नहीं दे सकता, इससे अधिक जरूर दे सकता है। इसमें किसको किसको शामिल किया गया है, यानी कि वेतन संहिता 2019 में जितने भी गिग वर्कर हैं उनको शामिल किया गया है। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले या असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति इसमें शामिल हैं। अब आपके जहन में आएगा कि संगठित क्षेत्र कौन सा है और असंगठित क्षेत्र कौन सा है। तो असंगठित क्षेत्र पहले समझ लीजिए, बाकी संगठित क्षेत्र अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले जो मजदूर हैं वो असंगठित क्षेत्र के वर्कर हैं या मजदूर हैं। बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में, सड़क निर्माण में ये सभी व्यक्ति शामिल हैं, वे असंगठित क्षेत्र में हैं। काम जब तक है उनको वेतन मिल रहा है, उनको रोजगार मिला हुआ है, काम जैसे खत्म हो गया, पूरा हो गया, काम खत्म, आपका भी काम खत्म। ठीक है, अगर काम करेंगे तो आपको मिलेगा, अगर काम नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, असंगठित क्षेत्र। इसके बजाय जो कंपनी है ये क्या है, संगठित क्षेत्र है। वहाँ पर सुविधाएं, सामाजिक सुरक्षाएं इत्यादि। यहाँ पर सामाजिक सुरक्षाएं नहीं मिलेंगी, यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा मिलेगा, जैसे मान लीजिए कि हेल्थ से संबंधित सुविधाएं या फिर बीमा सुविधा। इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया। आगे बढ़ें, सामाजिक सुरक्षा संहिता की बात करें 2020, और उसमें जो प्रावधान किया गया है, ये कहा गया है कि जो गिग वर्कर्स हैं उनको भी सामाजिक सुरक्षा दिया जाएगा। गिग और प्लेटफॉर्म जो श्रमिक हैं उनके कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि स्थापित किया जाएगा और उनके लिए योजनाएं बनाना भी इसमें शामिल है। कार्यान्वयन की निगरानी भी कि ये जो व्यवस्था की गई है वो सही से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, ई श्रम पोर्टल की बात करें तो ई श्रम पोर्टल इसे लॉन्च केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा किया गया है। उद्देश्य क्या है, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उन श्रमिकों को अलग अलग मंत्रालयों कह लीजिए, विभाग कह लीजिए, उनके द्वारा जो सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चलाई जा रही हैं उन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है और इसमें यह कहा गया है कि जो लोग असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले हैं वो और पंजीकृत हैं, सभी पंजीकृत श्रमिकों को और गिग वर्कर को भी 1 वर्ष के लिए 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। तो इससे संबंधित जो बातें थी वो आप लोगों ने समझ लिया। अच्छा, अब जो गिग वर्कर के संदर्भ में बातें कही जा रही हैं, गिग वर्कर भी 2 प्रकार के होते हैं। एक गिग वर्कर वो हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित सेवाएं प्रदान करते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म आधारित सेवाएं देने वाले एक इसके प्रकार हैं, और दूसरे वे हैं जो किसी प्लेटफॉर्म या नॉन प्लेटफॉर्म आधारित सेवाएं देते हैं, ये अस्थायी हैं। आप ऐसे कह सकते हैं कि पार्ट टाइम या फुल टाइम के लिए कार्य करते हैं। तो जो गिग वर्कर हैं इनके प्रकार भी आप लोगों ने समझ लिया। प्रकार को समझने के बाद आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज़ देख लेते हैं। अगली न्यूज़ क्या कह रही है, जीवन निर्वाह मजदूरी। जीवन निर्वाह मजदूरी ये चर्चा में क्यों रही है, तो जीवन निर्वाह मजदूरी के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए भारत सरकार ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से तकनीकी सहायता मांगा है कि आप तकनीकी सहायता दीजिए ताकि जीवन निर्वाह मजदूरी का एक फ्रेमवर्क मैं तैयार कर सकूं। भारत सरकार ने सहायता मांगा है। अब 2-3 चीज़ें हैं, इसको समझना आवश्यक है। एक तो है जीवन निर्वाह मजदूरी। जीवन निर्वाह मजदूरी का मतलब ये है कि जो श्रमिक हैं या श्रमिकों के परिवार हैं उन परिवारों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए, उन सभी को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए आवश्यक मजदूरी की बात करता है। सवाल ये है कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है जीवन में गुणात्मक बदलाव लाना या गुणात्मक सुधार करना। अब यहाँ पर आप लोगों ने ये तो समझ लिया कि जीवन निर्वाह मजदूरी क्या है। दूसरा है न्यूनतम मजदूरी। तो जब हम न्यूनतम मजदूरी दर की बात करेंगे तो एक व्यक्ति प्रतिदिन अपने नियोक्ता से कितनी मजदूरी दर प्राप्त करने का अधिकार रखता है, इसको कहते हैं न्यूनतम मजदूरी। जैसे वर्तमान समय में 178 रुपये निर्धारित है, तो ये क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि 178 रुपये से कम कोई भी नियोक्ता अपने श्रमिकों को प्रतिदिन के हिसाब से वेजेस नहीं देगा, मजदूरी नहीं देगा। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि जो नियोक्ता है, नियोक्ता अपने श्रमिकों का शोषण न कर सके या श्रमिकों का शोषण करने से बचाने के लिए न्यूनतम वेजेस निर्धारित किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। वर्तमान व्यवस्था में समस्याएं क्या हैं?
तो समस्या ये है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी सिद्धांत का अनुपालन तो किया जा रहा है, जो 2017 में मजदूरी स्थिर बनी हुई है। आप ऐसे कह सकते हैं कि वर्ष 2017 से ही ये स्थिर मजदूरी बनी हुई है। अच्छा, इसमें बदलाव होना चाहिए समय के साथ। अभी 2025 चल रहा है। न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में केवल दिशा निर्देश दिया गया है, केवल दिशा निर्देश का ही उपबंध है। कानून में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण नहीं किया गया है। और दो और यहाँ पर प्रावधान देखें, जैसे वेतन संहिता 2019 जो अभी हम लोगों ने चर्चा किया, इसमें सार्वभौमिक वेतन स्तर का प्रावधान किया गया है। सार्वभौमिक वेतन स्तर का प्रावधान किया गया है। संहिता के कार्यान्वयन के बाद यह वेतन स्तर सभी राज्यों पर लागू होगा। जब इसका कार्यान्वयन होगा तब ये लागू होगा। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें, ये भी कहा गया है कि कुछ रोजगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। भ्रम की स्थिति क्या बनी हुई है? एक तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 को देख लें, या ठेका श्रम विनियमन एवं उत्पादन अधिनियम 1970। इन दोनों को ध्यान में रख करके कि किसको लागू किया जाएगा, किसमें क्या प्रावधान है, भ्रम की स्थिति बनी हुई है। सभी राज्यों में राष्ट्रीय आधार मजदूरी, राष्ट्रीय आधार मजदूरी वेजेस फ्लोर की हम लोगों ने बात की, ये लागू नहीं किया गया है। परिणाम ये है कि राज्यों के मध्य मजदूरी दर में असमानताएं देखने को मिलती हैं और इसकी वजह से भी पलायन भी बढ़ता है। अगर दिल्ली में मजदूरी दर अधिक है, मजदूरी अधिक मिल रहा है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या फिर गुजरात में अधिक है, तो जैसे जैसे अंतर देखने को मिलेगा, अधिक आय की प्राप्ति के लिए पलायन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये आप लोगों ने समझ लिया, इससे संबंधित जो भी खबरें थी, जो भी बातें थी। अच्छा, आगे बढ़ें, अगली न्यूज़ देख लें। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, जिसे इरडा कहा जाता है, चर्चा में क्यों है? तो IRDAI ने LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को DSIIS के रूप में चिन्हित किया है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? आप लोगों ने जब पढ़ा होगा तो डोमेस्टिकली सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट बैंक के बारे में पढ़ा होगा। इसका मतलब है कि प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बीमाकर्ता, यहाँ पर घरेलू बीमाकर्ता की बात की जा रही है। मान लीजिए कोई ऐसी बीमा कंपनी जिसका मार्केट कैप बहुत बड़ा है, उसके ग्राहकों का दायरा बड़ा है, और अगर बड़ा है तो इसका मतलब यह भी हुआ कि यदि वो बर्बाद होता है, उसमें समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो पूरी इकॉनमी को वो प्रभावित करेगा। ठीक है, तो इसलिए जब ऐसा कोई बीमा करता है जो डोमेस्टिकली इम्पॉर्टेंट है, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट ऐसे भी आप कह सकते हैं। देखिए, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस, ठीक, उन पर नियमन भी अधिक करना पड़ेगा और उनके लिए जो भी प्रावधान होते हैं, जो भी उनका नियामक है, नियामकों के द्वारा उन पर निगरानी भी ज़्यादा रखी जाएगी। क्यों? इसलिए ताकि वो फेल ना हो, और अगर वो फेल हो रहे हैं तो उसका प्रभाव बड़े पैमाने पर होगा इकॉनमी पर। थोड़ी देर के लिए सोचिए, मान लीजिए A नामक स्थान से आप B नामक स्थान तक कोई सामान भेज रहे हैं। आपको पता है कि आपने बीमा करा रखा है, और थोड़ी देर के लिए ऐसे सोचिए कि यहाँ पर 20 करोड़ का, 20 CR का आपका सामान है, या 200 मान लीजिए, 200 करोड़ का। तो जब मानना ही है तो 200 करोड़ मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, रास्ते में कोई दुर्घटना हो गई और पता चला कि आपका पूरा सामान, और आपको ये पता है कि मैंने बीमा करा रखा है और बीमा कंपनी ही फेल हो गई, फिर क्या होगा? ऐसी स्थिति में समस्याएं उत्पन्न होंगी। ये 200 करोड़ आपका है। अब आप समझिए, अगर ऐसा कुछ होता तो 200 करोड़ की रिकवरी हो जाती और आपके व्यापार करने की क्षमता और बढ़ जाती। तो इसलिए इसको फेल होने से बचाना है, और बचाने के लिए तमाम जो नॉर्म्स होते हैं, उन नॉर्म्स को जो भी उसका विनियामक है, विनियामक के द्वारा उसे रेगुलेट किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। उसी तरह से बैंकों के संदर्भ में RBI क्या करता है?
आरबीआई डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट बैंक हैं, उन पर निगरानी रखता है कि ये फेल ना हो जाए। अगर ये फेल होंगे तो पूरी अर्थव्यवस्था में भूचाल आ सकता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं बैंक। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर बीमा बाजार में इनका अधिक महत्व है, बड़ा आकार है, घरेलू और वैश्विक रूप से इनका व्यवसाय होता है और व्यवसाय की गहनता यानी कि ज़्यादा हो रहा है। विफल होने पर देश की वित्तीय प्रणाली में गंभीर अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है। इस बात को लेकर के इनका नियमन और निगरानी की जाती है। ठीक है, बीमा क्षेत्र में नियामक की जो भूमिका है उसके बारे में बात करें। बीमा क्षेत्र का, ठीक है, बीमा क्षेत्र का विकास करना, ठीक है, बीमा क्षेत्र का विकास करना। बीमा क्षेत्र में जो पहुंच है, पहुंच के संदर्भ में बात करें 2001 से 2001-2 की बात करें तो कितना था, तो 2.71% था। अब ये बढ़कर के 2021-22 में कितना हो गया है, 4.2%। बीमा घनत्व की बात करें 2001 और 2002 में कितना रहा है, तो इतने बिलियन डॉलर रहा है। ठीक है, डॉलर की बात कर रहे हैं। अब ये बढ़कर के कितना हो गया है, इतने बिलियन डॉलर का हो गया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और ये निर्धारित किया गया है कि वर्ष 2047 तक जितने भी नागरिक हैं सभी को बीमा प्रदान करने का लक्ष्य IRDA के द्वारा निर्धारित किया गया है। शामिल इसमें कौन होंगे, तो प्रत्येक नागरिकों के लिए उचित लाइफ कवर भी इसमें शामिल किया जाएगा, हेल्थ कवर भी, और उनकी जो संपत्ति है संपत्ति का भी बीमा आदि को बीमा कवर प्रदान करने का लक्ष्य इसके द्वारा रखा गया है। तो इससे संबंधित यही कुछ खबरें थी। इन सभी खबरों को हम लोगों ने देख लिया। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में किसी अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं।